हेलो एवरीवन। वेलकम टू नेट गुरु क्लासेस बेटा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारी एक यूनिट ही शुरू हो रही है। यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 9 है जो आज हम पढ़ेंगे और चैप्टर 10 नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के चैप्टर का नाम है बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो नाम से ही शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब क्या सिद्धांत यूज किए जाते हैं, मतलब कैसे बायोटेक्नोलॉजी की जाती है ना। दूसरा है प्रोसेसेस क्या होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो है बेटा 10th चैप्टर, वो बायोटेक के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो कहाँ कहाँ बायोटेक का यूज है ये चीज हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें इस चैप्टर को। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो कि हमें अलग से पढ़ना हो, और बोयर के बारे में हम आगे ही पढ़ेंगे, तो अभी इसमें कुछ खास आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं सीधा चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 9 है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें तीन हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। 9.1 है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिर है टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तीन चैप्टर्स, तीन टॉपिक्स हम पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा बायोटेक की अगर हम बेसिक डेफिनेशन लेके चले, तो वो डेफिनेशन ये होती है कि किसी लाइव ऑर्गेनिज्म को, है ना, किसी जिंदा चीज को यूज करना जिससे हम कोई प्रोडक्ट बना सकें या कोई ऐसी प्रोसेस बना सकें जो कि यूजफुल है ह्यूमंस के लिए, यानी प्रोडक्ट या सर्विस, है ना। तो कोई प्रोडक्ट निकालना या सर्विस निकालना किससे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके। ठीक है, अच्छा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम कर्ड बनाते हैं, कर्ड मतलब दही बनाते हैं, कैसे बनती है, दूध जो होता है उस पर लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो काम करता है, तो उससे दही बन जाती है, यानी कर्ड बन जाती है। तो ये एक तरह की बायोटेक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक लिविंग चीज का यूज किया एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। समझ में आ गया? ब्रेड जब हम ईस्ट का यूज करते हैं, कौन सी, बेकिंग ईस्ट हो गया, और वाइन के लिए ब्रीवर्स ईस्ट, दोनों सेम है ना। सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस जो होता है बेटा, उसी को ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो जो हमारी वाइन होती है, शराब होती है, उसको बनाने के लिए यूज होता है। और उसी को बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वही ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है। तो याद रखना, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, है ना। सैक्रोमाइसिस शायद डबल सी होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारा बेकर ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट दोनों कहा जाता है। अच्छा, ये भी क्या है, बायोटेक का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो बायोटेक की है कि ये सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करके टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलप करना, है ना, ये भी एक तरह का क्या है, डीएनए वैक्सीन को यूज करना, डेवलप करना, है ना। ये सारी भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी था बेटा, ईएफबी, फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, क्या, ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने एक एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाई बायोटेक्नोलॉजी की। तो क्या डेफिनेशन बनाई इन्होंने? कहा द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब साइंस को यूज करके साइंस को जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब तो जोड़ना, किससे जोड़ना, किसी ऑर्गेनिज्म से, है ना, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स से, या फिर उसके पार्ट्स से, है ना, पार्ट्स देयर ऑफ, और मॉलिक्यूलर एनालॉग से फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी प्रोडक्ट एंड सर्विस निकालने के लिए किसी भी नॉर्मल साइंस को, नेचुरल साइंस को हम यूज कर रहे हैं, और उसको साइंस को हम कहाँ पे लगा रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगा रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के सेल के ऊपर लगा सकते हैं, उस सेल के पार्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं, और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स यहाँ बेसिकली आप एंजाइम भी कह सकते हो, है ना, या एंजाइम्स, या हो गया जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। कई बार होता है हमें स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म के ही अंदर पाया जाता है। तो इन चीजों को यूज करना जिससे हम क्या मिले, प्रोडक्ट और सर्विस मिले, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी जो है बेटा, उसमें दो मेन प्रोसेसेस है ना। देखो, जो मॉडर्न बायोटेक बेटा, उसको पैदा करने के लिए, है ना, उसका बर्थ कैसे हुआ, उसके लिए दो प्रोसेसेस है, दो कोर टेक्निक्स है। कौन कौन सी? पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, है ना, यहाँ पे। तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए या आरएनए की केमिस्ट्री को, यानी मॉलिक्यूल को चेंज कर देना किसी तरीके से, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक शॉर्ट फॉर्म में क्या है, डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल को चेंज कर देना, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जब हम चेंज करते हैं तो फिर इस डीएनए को किसी होस्ट के अंदर डालते हैं, थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट, उस होस्ट की फिनोटाइप को चेंज कर देना। ठीक है, तो अब हमें यहां से बेस बना रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हम कह रहे हैं तो हम बेस बना रहे हैं बायोटेक का। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो, हमारे पास मान लेते हैं एक गोल सा ऐसा डीएनए, है ना,
ठीक है, ऐसा गोल सा हमारे पास मान लेते हैं ये डीएनए। मैंने गोल क्यों बनाया ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोल सा डीएनए, ठीक है। इस डीएनए में बेटा जो है, मान लेते हैं कि इस डीएनए के अंदर कोई एक फीचर मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं, इस डीएनए के अंदर कोई एक वो बताओ, डिसीज बताओ। जैसे जैसे कफ मान लेते हैं, है ना। कफ किसके वजह से होता है? राइनो वायरस, है ना। कॉमन कोल्ड किससे हो जाता है? राइनो वायरस से। अब इस डीएनए के अंदर कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है या कोई ऐसा डीएनए का हिस्सा नहीं है जो कि राइनो वायरस के अगेंस्ट, जो जिसके अंदर भी ये डीएनए है उसको बचा नहीं सकता है ना। मतलब राइनो वायरस से बचाने के लिए इस डीएनए के अंदर कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो हम कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढेंगे जिसके अंदर राइनो वायरस से बचाने के वाला हिस्सा हो, है ना। उसको हम ग्रीन से बना देते हैं। ये मैं क्या बना रहा हूँ? ये ऐसा डीएनए बना रहा हूँ जो कि राइनो वायरस से बचा सकता है। तो हम क्या करेंगे ना बेटा, इस डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। इस डीएनए को, जो हमारा जीन ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे? इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। मतलब डीएनए का ऐसा पार्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये राइनो वायरस से बचा सकता है, नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे? ऐसे पहले इसे काटेंगे, डीएनए को काटेंगे, और फिर दो एंड जो मिलेंगे उन दोनों एंड के बीच में मान लेते हैं डीएनए पहले ऐसा था ना, डीएनए पहले ऐसा था, और उस दोनों एंड के बीच में हमने बेटा ये जोड़ दिया एक नया हिस्सा, है ना। ये नया हिस्सा क्या करता है? ये बेसिकली ये वाला हिस्सा है, जोड़ दिया हमने। अब ये हिस्सा क्या करता है? राइनो वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अब जिसके अंदर ये डीएनए जाके मल्टीप्लाई करेगा, उसके अंदर धीमे धीमे राइनो वायरस से प्रोटेक्शन डेवलप हो जाएगी, राइनो वायरस से रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने क्या किया? हमने डीएनए को चेंज किया, और डीएनए को चेंज करके जब वापस उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें चेंज चाहिए था, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने बेस लेवल पे चेंज कर दिया, है ना। हमने डीएनए को ही चेंज कर दिया बेटा, है ना। बड़ी बात। तो हमें फिनोटाइप में चेंज दिखेगा। फिनोटाइप मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म के सामने हमें कोई चेंज दिखेगा, उसका कलर चेंज दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा जो कि हम सामने देख सकते हैं, है ना। फिनोटाइप्स ऐसे चेंज होते हैं जैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल फीचर्स में चेंज, है ना। जीनोटाइप मतलब होता है बेटा जीन्स में चेंज। तो जीनोटाइप जो होता है उसको हमने चेंज किया। यहाँ पे हमने ये क्या किया? हमने जब इसके अंदर इसे डाला तो हमने बेसिकली जीनोटाइप में कहीं ना कहीं बदलाव कर दिया, जिससे फिनोटाइप में बदलाव आ जाएगा, है ना। आपके अंदर कोई भी जीन का इधर उधर कर दिया जाए तो आपके शक्ल पे तुरंत दिख जाएगा, शक्ल पे इन द सेंस आपकी बॉडी में, है ना। तो ये पहली प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये क्या है? तो बेटा एक स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, बनाना, है ना। स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट को बनाना जिसमें जो हम जीन डेवलप किए हैं उसी का डेवलपमेंट हो, किसी भी तरीके से कहीं से भी किसी और चीज का डेवलपमेंट ना हो। इसी को एक सिंपल भाषा में हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना। जब भी हम एक माइक्रोब डेवलप कर रहे हैं तो आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में भी हजारों क्या है माइक्रोब्स होते हैं, है ना। हम किसी चीज को नहीं छोड़ रहे तो एयर में भी एयर बॉर्न पैथोजेंस भी होते हैं, आपको पता है ना। हवा में भी होते हैं। तो वो क्या कर देते हैं? इसको दूषित कर देते हैं, है ना। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? एक स्टेराइल यानी एक प्योर, एक कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट एम्बियंस बनाया जाता है इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली बेटा द डिजायर्ड माइक्रोब या यूकेरियोटिक सेल। जिस चीज को हम ग्रो कराना चाह रहे हैं सिर्फ वही ग्रो हो, बाकी कुछ ना ग्रो, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ वही ग्रो हो तो इसमें हम क्या करते हैं? इससे हमें फायदा क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में वो चीज हमें मिल जाती है। अब वो चीज एंटीबायोटिक्स हो सकती है, वो चीज वैक्सीन हो सकती है, वो एंजाइम्स हो सकती है ना। एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम, ये सब हम बायोटेक के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा होता है उसका एक एडवांटेज होता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ए सेक्सुअल ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। क्या एडवांटेज होता है? कि वेरिएशंस बहुत देखने को मिलते हैं, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत वेरिएशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक जो सेटअप होता है यानी डीएनए का, एक मदर का डीएनए, एक फादर के डीएनए, उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे पास वेरिएशन आते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएशन बेटा हमारे लिए मतलब अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। दोनों तरह के वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कैसे? अभी देखते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से वो बन सकता है आपका एसर्शन रीजन। देखना, एक्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहाँ बहुत ही कम ही या फिर ना के बराबर आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है प्रिजर्व रहती है, मतलब वैसे की वैसी बनी रहती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है बेटा,
है ना। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, है ना, और जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर को यूज करते हैं, जिससे हम अपने डिजायरेबल जीन को या डिजायरेबल प्रोडक्ट को पा सकें। ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा बेटा, एक चीज जैसे मैंने यहाँ पे बताई थी आपको कि हमने डीएनए निकाला और डीएनए को जोड़ा, और डीएनए को जोड़ने के बाद इसके अंदर डाल दिया तो हो गया, है ना। इतना आसान नहीं होता है ना। इतना आसान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए, मान लेते हैं हमने एक डीएनए निकाला, है ना, और इस डीएनए को हमने किसी दूसरे के अंदर डाल दिया, है ना। तो मान लेते हैं हमने एक, यहाँ से एक ये डीएनए था, इस डीएनए को निकाला किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। अब होगा क्या इसका? ठीक है, दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजनी, ये प्रोजनी सेल के अंदर, यानी जिस सेल के अंदर हमने डाला है वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जब भी डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होना होता है उसके अंदर ओराई यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हम डीएनए ले रहे हैं और इस डीएनए को इसमें जोड़ रहे हैं और फिर इस डीएनए को किसी सेल के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो आप कह सकते थे कि क्यों ना हम सीधा इस डीएनए को इसके अंदर नहीं ट्रांसफर किए। क्यों? क्योंकि इस डीएनए के अंदर बेटा ओराई नहीं है ना। जब तक ओराई नहीं है ये डीएनए मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है किसी दूसरे सेल के अंदर, और जो दूसरे सेल की इम्यूनिटी होगी वो इस डीएनए को खत्म कर देगी, तोड़ फाड़ के अलग कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्रीन वाले डीएनए को बेटा हमने किसी दूसरे डीएनए के अंदर अटैच किया और फिर उस डीएनए को हमने किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला। ठीक है, अब ये एक ऐसा डीएनए है जिसके अंदर ओराई होगा हमारे पास, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसीलिए हम किसी भी नॉर्मल डीएनए के टुकड़े को किसी दूसरे सेल के अंदर डाल के ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो काम करेगा। ठीक है, वो काम नहीं करेगा बेटा, क्योंकि वो उसके अंदर ओराई नहीं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस डीएनए को हम इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब जिस सेल के अंदर डाल रहे हैं उसके जीनोम में इस डीएनए को जोड़ दें, यानी उसका खुद का डीएनए, जो उस सेल का खुद का डीएनए है उस डीएनए के अंदर इसको जोड़ दें, तो वो मल्टीप्लाई भी करेगा और इनहेरिट भी होगा। मतलब उस सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, उसके बच्चों में भी वो डीएनए दिखेगा, जो होस्ट डीएनए होगा वो दिखेगा उसके बच्चों में। ठीक है, अच्छा, रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि अगर हम उसी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल रहे हैं डीएनए उसके डीएनए में जोड़ देते हैं तो वो क्रोमोसोम का पार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनहेरिट भी होते हैं, है ना। आपके पापा मम्मी के जो क्रोमोसोम होंगे वो आपके अंदर आए हैं, है ना, आपके क्रोमोसोम आपके बच्चे के अंदर जाएंगे तो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, किसी भी क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी की बात कर रहा था मैं इतनी देर से। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराता है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए जो भी एलियन पीस ऑफ डीएनए है हमारा, उसमें वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। इट नीड्स टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम है उसका पार्ट वो होना चाहिए, जिससे कि उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओराई मिल पाए। और ओराई मिलेगा तभी उसका सीक्वेंस वो होगा, है ना, तभी उस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा अगर आपने ऐसे डीएनए रख दिया तो वो, भाई, डीएनए से हमारे कैरेक्टर डीएनए से सीधा डीएनए से नहीं दिखते हैं। हमारे हमें उस डीएनए को क्या करना पड़ता है? उसको आरएनए में चेंज करना पड़ता है ना। डीएनए को पहले आरएनए में चेंज करता है और आरएनए को फिर प्रोटीन में चेंज करना पड़ता है, और प्रोटीन से हमारे कैरेक्टर दिखते हैं, सीधा डीएनए से हमारे कैरेक्टर नहीं दिखते हैं। इसीलिए हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत है। जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक आरएनए नहीं बनेगा, है ना। रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो वो डीएनए के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक है ना। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ डीएनए। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। अरे, क्या होगा ये? हाँ, मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है और उसके अंदर ये डीएनए हमने जोड़ा। ठीक है, ये डीएनए जोड़ा। अब ये डीएनए आप जोड़ दोगे तो ये कैसा दिखेगा? जो हमारा ओरिजिनल डीएनए था वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा बेटा। इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आर डीएनए कहते हैं, स्मॉल आर और डीएनए।
rDNA क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, क्योंकि हमने एक कॉम्बिनेशन जो है इसमें जोड़ दिया। ठीक है बेटा। अब जब हमने कॉम्बिनेशन यहाँ जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम किसी ऑर्गेनिज के अंदर डाल देंगे, जिस ऑर्गेनिज के अंदर डालना था, है ना, जिसके अंदर से ये डीएनए हमने निकाला था ऑब्वियसली, है ना, उसके अंदर डाल देंगे, तो अब उस ऑर्गेनिज के अंदर क्या करेगा बेटा, ये डीएनए मल्टीप्लाई करेगा और ये डीएनए कई सारी कॉपीज बनाएगा, है ना। जैसे जैसे इस ऑर्गेनिज की मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, वैसे वैसे डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा, जिससे हमें कई सारी कॉपीज मिल जाएंगी। इसको हम कहते हैं क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होता है बेटा, जो डीएनए है हमारा, उसकी मल्टीपल कॉपीज, कई सारी कॉपी बनाना, इसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम एक चीज को देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ अ नेटिव प्लाज्मिड, है ना, ऑफ सैल्मोनेला टाइफी। तो देखो, सैल्मोनेला टाइफी हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। जो सैल्मोनेला है बेटा, जो सैल्मोनेला है, मान लेते हैं ये सैल्मोनेला। अच्छा, एक काम करते हैं, सैल्मोनेला को थोड़ा आसान बनाते हैं, जिससे आप मान लेते हैं ये सैल्मोनेला है। ठीक है। अब जनरली क्या होता था ना बेटा, कि जब भी हम एक एंटीबायोटिक लेते थे, एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक होती है बेटा, वो इस पे जाके काम करती है और सैल्मोनेला को यहां से यहां पे ले आती है, मतलब सैल्मोनेला डाइस। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काम ही है ना। तो सैल्मोनेला को एंटीबायोटिक खत्म कर देती है, लेकिन फिर दो साइंटिस्ट आए, कोहेन और बोयर। कोहेन और बोयर ने क्या किया कि एक जीन लिया, एक जीन लिया बेटा, और उस जीन का नाम था एंटीबायोटिक, एबायोटिक नहीं बेटा, एंटीबायोटिक, है ना। उस जीन का नाम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट जीन। तो कोहेन एंड बोयर ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, मान लेते हैं ये है वो जीन, है ना। और उन्होंने क्या किया, सैल्मोनेला को लिया, है ना, सैल्मोनेला को लिया। ये सैल्मोनेला था जब जिंदा था, है ना। सैल्मोनेला के अंदर से उन्होंने डीएनए का एक पीस निकाला, और इस डीएनए के पीस में इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ऐड कर दिया। अब ये पीस कुछ ऐसा दिख रहा है ना। क्यों ना कलर चेंज कर दे, मान लेते हैं हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किस कलर का था, रेड कलर का था। ठीक है। हमने सैल्मोनेला से उसका डीएनए निकाला और रेड वाला जीन जो है वो उसमें अंदर डाल दिया, है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको आप कहोगे क्या, इसको आप कहोगे आर डीएनए। यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये था प्रोसेस फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इस डीएनए को सैल्मोनेला के अंदर डाल दिया। अब सैल्मोनेला रेड कलर का हम बनाते हैं, क्या दिखाने के लिए, कि सैल्मोनेला अब पावरफुल है। अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये वाला आ गया, तो ये जीन जो है बेटा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मतलब ये एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये जीन रहेगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या होगी, एंटीबायोटिक से नहीं मरेगी। अब जब हम एक एंटीबायोटिक लेते हैं, अब जब हम एक एंटीबायोटिक लिए और उस वाले सैल्मोनेला पे डालें, है ना, जो कि वहां पे था, अब ये सैल्मोनेला हैप्पी हैप्पी जिएगा, जिंदा रहेगा। ठीक है। अब क्यों नहीं काम कर रहा है सैल्मोनेला पे एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हमने एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए सैल्मोनेला के अंदर डाला जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था बेटा। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये सबसे पहले किसने किया, कोहेन एंड बोयर ने। अब पढ़ो, समझ में आएगा। ठीक है। तो क्या हुआ है कि हमने क्या किया, एक जीन ऐसा लिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए कोड करता है, मतलब ऐसा जीन जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको प्लाज्मिड में जोड़ दिया। अच्छा, प्लाज्मिड में जोड़ दिया। प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड एक एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि सैल्मोनेला टाइफी के अंदर पाया जा रहा है ना। सैल्मोनेला टाइफी के अंदर, अब देखो बेटा, बैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो जगह ही भर गई, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, या फिर यहीं पे इसको इरेज करके लिख लेते हैं। बैक्टीरिया में एक बढ़िया चीज है, क्या बढ़िया चीज है, बैक्टीरिया के अंदर मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, और उसका क्या है, वैसे तो होता ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी इस जगह को हम न्यूक्लियन कहेंगे, है ना, न्यूक्लियन नहीं, न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है।
तो ये उसका न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस में तो एक डीएनए पाया ही जा रहा, इसको हम कहेंगे बेटा जीनोमिक डीएनए, है ना। इसके अलावा सैल्मोनेला के अंदर एक डीएनए बाहर पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर। ये कैसा डीएनए दिख रहा है? सर्कुलर डीएनए दिख रहा है और डबल स्ट्रैंडेड। इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। अब बेटा क्योंकि ये सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और ये जो होता है उसके अलावा पाया जाता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर दो वो पाए जा रहे हैं, है ना। तो एक तो वो पाया जा रहा है नॉर्मल जीनोमिक डीएनए, एक प्लाज्मिड डीएनए पाया जा रहा है। तो प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो हमने जो सैल्मोनेला टाइफी के अंदर जो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऐसे लिख लेते हैं, जो ये ऐड किया था वो इसी प्लाज्मिड में ऐड किया था, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखो देखो कि नेटिव प्लाज्मिड में हमने ऐड कर दिया, किसके प्लाज्मिड में? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर। ठीक है। ये किया किसने? कोहेन एंड बोयर 1972 में आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कहीं से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लेके आए। कैसे लेके आए? डीएनए में उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को पहचाना और उसको काटा, है ना। कैसे काटा जाएगा ये भी हम देखेंगे। फिलहाल डीएनए में उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को पहचान के उसको काटा, और काट के क्या किया? उसमें जोड़ दिया, है ना, अपने प्लाज्मिड जो होता है उसमें जोड़ दिया। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, अच्छा वो तो छोड़ो, ठीक है, अभी तो ये इतना छोड़ो। तो ये समझ में आ गया कि कैसे आपका पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। किसने बनाया? कोहेन एंड बोयर ने बनाया। कैसे बनाया? एक प्लाज्मिड लिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिए कोड करता है ना। एक ऐसा प्लाज्मिड लिया जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन है ना, और सॉरी ऐसा जीन लिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कोड करता है, उसको सैल्मोनेला टाइफी के प्लाज्मिड में जोड़ दिया, है ना। कब? 1972 में, और बन गया पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। अच्छा अब देखो, डीएनए को जो कट किया गया, है ना, जैसे प्लाज्मिड को लाने के लिए डीएनए को कट किया गया होगा कहीं ना कहीं। एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए हमारे पास ऐसा है ना, हमारे पास ऐसा बहुत लंबा सा डीएनए है ना। तो इस पूरे डीएनए में जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको ढूंढना कि हाँ वो डीएनए यहाँ पे है, उसको ढूंढना ये बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है उसको ढूंढना, और उसको ढूंढने के बाद कट करना कि हम इतना सा डीएनए कट कर रहे हैं, और उस डीएनए को लेके आके प्लाज्मिड में ऐड करना, है ना। ये भी बड़ी बात है। तो ये कैसे किया गया? तो बेटा जो डीएनए की कट करना है, कटिंग है, वो कैसे पॉसिबल हुई? एक डिस्कवरी से एक चीज डिस्कवर की गई जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बेटा मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को काटने वाला एंजाइम, है ना। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बेटा, अच्छा ये तो आगे उन्होंने बताया था, कट पीस ऑफ डीएनए वाज लिंक्ड टू प्लाज्मिड डीएनए, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो वेक्टर के रूप में काम कर गया। अच्छा एक और टर्म यहाँ पे आ गया, वेक्टर। ये जो बेटा प्लाज्मिड डीएनए है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आप कह लो जो हमारा जीन है उसको ढो रहा है ना। ढोना समझते हो? उठा के ले जाना, है ना, ढोना, है ना। क्योंकि ये ढो रहा है यानी उठा के ले जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर मतलब समझ लो एक ऑटो रिक्शा, है ना, एक ट्रेन। वो ट्रेन हमें एक जगह से दूसरी जगह को सामान पहुंचाने में काम आ रही है ना। तो जो ये प्लाज्मिड होता है ना, इसी को हम यहाँ पे वेक्टर कह रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मिड यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा सामान ढो रहा है, हमारा सामान पहुंचा रहा है। बेटा प्लाज्मिड की जगह कुछ और होता है जो कि हमारा सामान पहुंचा रहा होता है, तो हम उसे वेक्टर कहते हैं, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मिड को ही वेक्टर कहा गया। तो देखो द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। ठीक है। इसके अलावा वेक्टर का एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो मॉस्किटो है हमारा, कौन सा क्या नाम है उसका, मलेरिया का मॉस्किटो पैरासाइट, फीमेल एनाफिलीज, है ना। फीमेल एनाफिलीज एक तरह का वेक्टर के रूप में ही काम करती है। ठीक है। जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी तक लेके आती है किसको, मलेरिया पैरासाइट को। ठीक है, प्लाज्मोडियम को। ठीक है। तो ये वेक्टर होता है, बेसिकली काम करता है, ढोने का काम करता है। ठीक। तो प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। प्लाज्मिड एक वेक्टर के रूप में काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमने काटा है, तो हमने देखो हमारे पास एक बहुत लंबा डीएनए था,
उसमें से हमने सोचा कि ये इतना डीएनए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए था, तो यहां से हमने डीएनए काटा, ये किसके थ्रू काटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू काटा, है ना। लेकिन फिर हमारे पास ये जो हमारा प्लाज्मिड था, उसमें ये डीएनए हमने लाके जोड़ा, है ना, ये डीएनए लाके जोड़ा, जोड़ा किसके थ्रू, तो डीएनए लाइगेज के थ्रू, लाइगेज। तो लाइगेज से जोड़ा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है, ठीक है। देखो, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द डीएनए एंजाइम, डीएनए लाइगेज, लाइगेज के थ्रू, ठीक है, विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए टू ज्वाइन देयर एंड्स, जो कि कटे हुए डीएनए को ऐड पे ऐड करता है और जो उनके एंड्स होते हैं उनको ज्वाइन कर देता है, ठीक है। ये सब प्रोसेस इन विट्रो, इन विट्रो मतलब होता है बेटा लैब में हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस डीएनए को अगर हम इसेर्सिया कोलाई यानी ई कोलाई के अंदर डाल दें, जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि सैल्मोनेला से क्लोजली रिलेटेड है। बेटा देखो, वैसे तो हमें क्या करना था, सैल्मोनेला के अंदर डालना था, लेकिन हमने क्या किया, डीएनए को ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब क्यों डाल दिया, देखो, हमने जो आरडीएनए बनाया उसको हम डायरेक्ट सैल्मोनेला के अंदर डाल सकते थे, लेकिन सैल्मोनेला से एक मिलता जुलता बैक्टीरिया है जिसको हम ई कोलाई कहते हैं, एसर्सिया कोलाई, उसके अंदर डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये 20 मिनट में डिवाइड करता है, 20 मिनट में डिवाइड करता है। अच्छा, इससे क्या फायदा, बेटा ये जितनी बार डिवाइड करेगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ डीएनए हमें मिल जाएंगे, ये आर डीएनए उतना ही नंबर ऑफ डीएनए मिलेगा। हमने बनाया कितना है, हमने बनाया एक, मान लेते हैं। हम ई कोलाई के अंदर डालेंगे तो 20 मिनट बाद 2 हो जाएगा, 40 मिनट बाद 4 हो जाएगा, है ना, 60 मिनट बाद 8 हो जाएगा, है ना, लगातार दो दो बढ़ते जाएंगे, डबल होते चले जाएंगे, तो नंबर ऑफ डीएनए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, लार्ज नंबर ऑफ डीएनए। कैसे हुआ, क्लोनिंग की वजह से, इसी को तो हम कह रहे थे, क्लोनिंग की वजह से, है ना, क्लोन कर दिया गया, यानी हमने डीएनए की कॉपीज बना दी, और इसीलिए हमने कोलाई में डाला, ई कोलाई में, पहले सैल्मोनेला में नहीं डाला। अब जब ये लार्ज नंबर ऑफ डीएनए हो जाएगा तो उठा के सैल्मोनेला में डाल दो, है ना। पहले एक ही सैल्मोनेला में हम डाल सकते थे, अब हम कई सारे सैल्मोनेला में डाल सकते हैं, है ना। तो जो हमारे इन्होंने क्या किया, कोहेन एंड बोयर ने ई कोलाई में डाल दिया, एसर्सिया कोलाई में डाल दिया, जो कि सैल्मोनेला से काफी ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। It could replicate using new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. इसे कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है। The ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning. मतलब हम antibiotic resistant gene को काफी ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ, मतलब कह लो कॉपीज बढ़ा दे रहे हैं, उसको हम क्लोनिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम 3 काम करते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, हम ऐसा डीएनए ढूंढते हैं बेटा जिसका जीन हमें चाहिए, हमें डिजायरेबल है, मतलब वो जीन हमें चाहिए, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होता है उसको हम डिजायरेबल जीन कहेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो आइडेंटिफाइड डीएनए है या जो हमारा डिजायरेबल जीन है उसको होस्ट के अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे, पहले वेक्टर, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड, यहाँ पे पहले वेक्टर से जोड़ेंगे, वेक्टर लेके जाएगा होस्ट के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तीसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर टू डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। उस होस्ट के अंदर उस डीएनए को मेंटेन करके रखेंगे, देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं कि वो डीएनए जो होता है उसको पहचान जाए इम्यून सिस्टम, वो डीएनए ही खत्म कर दे, है ना बेटा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे, है ना, और फिर उसके बाद ये श्योर करेंगे कि वो डीएनए उन प्रोजेनी के अंदर भी जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि जिस सैल्मोनेला के अंदर डाला उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था और इसके बेटे के अंदर, बेटी के अंदर नहीं है ना, इन सब में भी होना चाहिए, ठीक। तो ये 3 स्टेप। अब आते हैं टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। तो अब इसमें क्या क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। क्यों चाहिए, तो जो हमारा डीएनए था उसको काटने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है, डीएनए को आप पॉलीमर बनाने के लिए, इसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लाइगेज चाहिए डीएनए को जोड़ने के लिए, वेक्टर चाहिए जिससे हम ट्रांसफर कर सके डीएनए को, ठीक है, और होस्ट ऑर्गेनिज चाहिए, मतलब वो ऑर्गेनिज जिसके अंदर डीएनए जाना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है बेटा, ठीक है। 1963 में एक दो एंजाइम्स हमने निकाले, कहाँ से निकाले, ई कोलाई के अंदर से निकाले, और ये दोनों एंजाइम जो थे बेटे ये क्या करते थे, दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है। यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया हम लेके चल रहे हैं, ई कोलाई। तो ई कोलाई पे एक बैक्टीरियोफेज अटैक कर रहा था
और ई कोलाई पे उस अटैक को रोकने के लिए, यानी उस बैक्टीरियोफेज को रोकने के लिए ई कोलाई के अंदर से दो एंजाइम निकल रहे थे। ठीक है, पहला एंजाइम जो थे बेटा वो डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप को जोड़ रहा था। अब डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप को जोड़ने का क्या मतलब होता है बेटा, मान लेते हैं ये हमारा ई कोलाई था, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा कुछ ऐसा डायमंड शेप का हम वो ले लेते हैं बैक्टीरियोफेज, है ना, बेंजीन जैसा डायमंड जैसा बना देते हैं। ये बैक्टीरियोफेज इस पे अटैक कर रहा है। तो जब भी बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा ना, वो बेसिकली क्या करता है कि अपना डीएनए जो होता है इन्फेक्शन के दौरान यहाँ पे भेज देता है। तो बेसिकली बैक्टीरियोफेज का डीएनए ई कोलाई के अंदर आ गया, है ना बेटा। तो जो डीएनए ई कोलाई के अंदर आ रहा है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था एक एंजाइम, जो हमारा पहला एंजाइम था वो इस डीएनए के अंदर क्या ऐड कर रहा है, CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है। अच्छा, दूसरा एंजाइम क्या कर रहा है, वाइल अदर कट डीएनए, दूसरा एंजाइम क्या कर रहा है, इस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है ऐसे। अब जब डीएनए ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए कुछ काम का नहीं रह जाएगा उस ई कोलाई के अंदर। तो ये दो हमारे पास एंजाइम हमें निकलने दिखे ई कोलाई के अंदर बेटा। अब पहला एंजाइम तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, दूसरा काट रहा था डीएनए को, और यही एंजाइम जो डीएनए को काट रहा था इसी को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, उसे HindD2 कहते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे कहीं पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखा है, कहीं एंजाइम लिखा है। तो बेटा देखो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो न्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम का ग्रुप होता है, उसमें से आते हैं। अब न्यूक्लियस जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं बेटा वो डीएनए को पहले देखते हैं, पूरे डीएनए को देखेंगे, फिर कुछ जगह को पहचानते हैं। वो कैसे पहचानते हैं, मान लेते हैं, अच्छा डीएनए में क्या रहता है, बेसिस रहते हैं, है ना, कौन से, A T C G, ऐसे बेसिस होते हैं। तो वो डीएनए को पहचानते हैं, पहले सारा डीएनए देखेंगे और फिर पहचानता है, क्या पहचानता है, इस बेस के कॉम्बिनेशन को, है ना। वो किसी एक बेस के कॉम्बिनेशन को पहचानेगा बेटा, है ना, वो बेस का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है ना, जहां पे वो पहचानेगा डीएनए के बेस के कॉम्बिनेशन को, मान लेते हैं वो किसको पहचानता है, मान लेते हैं जहां पे वो ATC, या मान लेते हैं ऐसे करते हैं जहां पे AT था, है ना, जहां पे ये कॉम्बिनेशन दिखे वहां पे वो काटता है। मान लेते हैं हमारे पास एक एंडोन्यूक्लियस है जहां पे उसे ये कॉम्बिनेशन दिखता है, वहीं पे वो काट देता है। ठीक है, तो जहां जहां पे उस डीएनए के अंदर उस कॉम्बिनेशन को देखेगा वहां वहां पे काट देगा। तो मान लेते हैं इस डीएनए के अंदर 3 जगह ये कॉम्बिनेशन आ गया, तो 3 जगह से इसने काट दिया और डीएनए के 4 टुकड़े हमें मिले। तो ये एंडोन्यूक्लियस का काम होता है बेटा। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ना वो डीएनए के एंड्स पे काटता है, आखिरी में काटता है ना, वो कहीं बीच में नहीं काटता। तो पूरा हमारा यहाँ डीएनए है वो इधर एंड पे या फिर इधर एंड पे काटेगा, वो एक्सोन्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस ये दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HindD2 था। इसको कैसे पढ़ते हैं, HIND और 2, यानी HindD2। ठीक है, HindD2 था जो कि एक डीएनए के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जैसे यहाँ पे मैंने बताया सीक्वेंस पहचानता है, उस सीक्वेंस को पहचानता है और उस हिसाब से काटता है। ठीक है, वॉज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड, अच्छा ठीक है। It was found that HindD2 always cut DNA molecules at a particular point by recognize a specific sequence of 6 base pair। अब हमने देखा कि जो HindD2 था बेटा वो 6 बेस पेयर्स को पहचानता था और हमेशा उधरी से जहां वो 6 बेस पेयर दिखेंगे वहीं से डीएनए को काटता था। ठीक है, ये 6 बेस पेयर कहाँ हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिखे होंगे, मुझे याद है लेकिन फिर भी, हाँ ये है वो 6 बेस पेयर, GAATTC। ठीक है, तो GAATTC क्या है, HindD2 की रिकॉग्निशन साइट है। मतलब अगर हमारे पास बेटा इतना लंबा डीएनए है और यहाँ पे GAATTC है, यहाँ पे GAATTC है और यहाँ पे GJ, मतलब 3 जगह GAATTC है, तो 3 जगह डीएनए को काट दिया जाएगा HindD2 के 2 से। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वापस आते हैं। ठीक है, इस स्पेसिफिक बेस को हम कहते थे रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो इस जो बेस का हमारा 6 बेस का वो था, है ना, GAATTC, इसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। किसके लिए, HindD2 के लिए। अब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बेटा अलग अलग रिस्ट्रिक्शन अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अभी तक आइसोलेट किए जा चुके हैं, यानी निकाले जा चुके हैं। कि कहाँ से निकाले जा चुके हैं? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के 230 अलग अलग स्ट्रेन से। स्ट्रेन समझ लो, वैरायटी, है ना। तो 230 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक निकाले जा चुके हैं, और सबका अपना अपना रिकग्निशन सीक्वेंस अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, इस एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है? तो जो पहला लेटर होता है बेटा एंजाइम पे, जैसे हिंदी 2 लिखा है, इसी तरीके से एक एग्जांपल लेके चलेंगे इको आर वन का, है ना। एनसीईआरटी ने एग्जांपल रखा है इको आर वन का। तो इको आर वन का नाम इको आर वन क्यों पड़ा? तो इसमें जो सबसे पहले हमारा ई है बेटा, वो एसर्सिया को शो करता है। एसर्सिया मतलब यहाँ पे जीनस है, मतलब जिस बैक्टीरिया से निकाला गया उस बैक्टीरिया का जीनस शो करता है। तो सबसे पहले जीनस, ठीक है। फिर ई के बाद देखो सी ओ है, तो हम इसी वजह से ऐसा पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते हैं हम? ई को आर, है ना। तो सी ओ क्या होता है? ये कोलाई होता है, ठीक है। तो सेकंड लेटर जो होता है वो स्पीसीज को दर्शाता है, ठीक है। सेकंड टू लेटर, है ना, पहले के बाद सेकंड के अगले दो लेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो स्पीसीज को दर्शाते हैं, ठीक है। फिर जो अपना आगे आता है तीसरा लेटर, यहाँ पे जैसे आर है, आर जो है वो स्ट्रेन को दर्शाता है। यहाँ पे स्ट्रेन कौन सा है? आर वाई स्ट्रेन, ठीक है। तो आर जो होता है बेटा वो स्ट्रेन को दर्शाता है, ठीक है बच्चा। और फिर उसके बाद वन, यहाँ पे क्या है? वन जो है वो वो दर्शाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है, आर फ्रॉम द स्पेसिफिक। हाँ देखो, रोमन नंबर जो आगे लिखा है इको आर वन में, जो वन लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब उस बैक्टीरिया से एंजाइम किस नंबर पे निकाला गया वो उस लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे ई कोलाई के आगे यहाँ पे देखो ई को आर वन लिखा हुआ है, वन मतलब ये सबसे पहला एंजाइम है जो कि हमारा ई कोलाई के अंदर से निकाला गया। अच्छा बेटा, तो या आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये हिंड डी टू जो है, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो टू लिखा हुआ है, टू मतलब ये सेकंड बार में निकाला गया, फर्स्ट बार में नहीं निकाला गया। तो जो पहले निकाला गया होगा उसको सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम हिंदी टू को क्यों कह रहे हैं? तो बेटा यहाँ पे देखो, डिस्कवरी जो है वो बात अलग होती है ना, और आइसोलेशन की बात अलग होती है, ठीक है। आइसोलेशन मतलब होता है कि हमारे पास मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से हम किसी एंजाइम को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको हम आइसोलेट करना कहते हैं। अब इस बैक्टीरिया में देखो, इसमें वन भी था और सेकंड भी था, ठीक है। सेकंड वाला जो है उसको हम पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा यही सबसे पहले डिस्कवर हुआ, है ना, डिस्कवर हुआ सबसे पहले। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो हिंदी टू है वो हमारा सबसे पहला न्यूक्लियस है। लेकिन पहले डिस्कवर होने के बाद भी पहले निकाला नहीं गया। जब हमने निकाला तो हिंदी वन जो है वो पहले निकला। तो वन जो है या टू जो है बेटा, वो क्या दर्शाता है कि पहले निकाला गया है या बाद में निकाला गया, किस नंबर पे निकाला गया। डिस्कवरी जो है बेटा वो हिंदी टू की पहले हुई थी, लेकिन क्योंकि निकाला बाद में गया तो इस वजह से टू लिखा गया है। और क्योंकि डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी इस वजह से नाम भी हम कहते हैं, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंदी टू था, ठीक है। तो हिंदी वन भी था, लेकिन वन जो है वो पहले निकाल लिया गया था, डिस्कवर बाद में हुआ, है ना। बेसिकली हमने ऐसा आप समझ सकते हो कि एक बैक्टीरिया है उसके अंदर हमारा हिंदी वन भी है और टू भी है, ठीक है। लेकिन हमने टू जो था हिंदी टू उसको सबसे पहले देखा, तो हमने कह दिया ये सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। फिर हमने सोचा हिंदी टू को बाहर निकाले, लेकिन जब हम हिंदी टू को बाहर निकाले थे तो हिंदी टू की जगह हिंदी वन निकला। क्यों? अच्छा, वन जो निकला तो उसको सबसे पहले हम नाम दे देंगे, तो हिंदी वन नाम रख देंगे। टू वाला अंदर ही था तो वो दूसरे नंबर पे निकाला गया तो हिंदी टू लिख दिया गया, ठीक है। ये हो, तो ये नाम हो जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। इको आर वन कैसे नाम रखा गया तो ये समझ में आ गया आपको, है ना। इको आर वन, इसमें ये हमारा जीनस है बेटा, ये दोनों शब्द क्या होते हैं? स्पीसीज। ये स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया का, और ये सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन होता है कि कब निकाला गया, ठीक है। ठीक, अब देखो, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से आते हैं जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस दो तरह के, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स को एंड्स ऑफ डीएनए से काटता है, मतलब डीएनए के आखिरी से, एकदम शुरू में या एकदम आखिरी में काटेगा, ठीक है, एंड से।
और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो स्पेसिफिक पोजीशन में डीएनए के अंदर कट लगाता है, ठीक है। जो एंडोन्यूक्लियस होता है बेटा वो पहले इंस्पेक्ट करता है, मतलब पूरी डीएनए को देखता है, और देखने के बाद एक सीक्वेंस को पहचानता है। कौन सा सीक्वेंस? जो उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा उसको पहचानेगा, ठीक है। और जब वो पहचान लेता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस को, तो वहीं पे बाइंड हो जाता है। एंजाइम है तो बाइंड होगा, है ना। वो एंजाइम होता है जो वो अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान के वहां पे बाइंड हो जाता है, और फिर वहीं पे, है ना, एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देता है, ठीक है, इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो बैकबोन होती है सुगर फॉस्फेट की, वहां से वो कट कर देता है, ठीक है। अच्छा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है। अब इसका मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या पहचानता है? तो बेटा बात समझो कि जैसे पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम मतलब ऐसी चीज जो कि हम दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो एक से दिखेगी, जैसे जैसे कनक। तो अगर आप इधर से पढ़ोगे तब भी कनक आएगा, इधर से पढ़ोगे तो तब भी कनक आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो था वो पैलिंड्रोम को पहचानता है। तो देखो कैसे। तो देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, मान लेते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए क्या है? जी ए ए, जी ए ए टी टी सी, है ना। ये किस उसका मतलब किस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है? हिंडी 2 के लिए, है ना, सॉरी इको आर 1 के लिए। हिंडू 2 के लिए बता दिया था क्या पहले मैंने? हिंदी 2 के लिए बता दिया था, सॉरी बेटा, है ना। हिंदी 2 के लिए नहीं था यहाँ, मेरे ख्याल से हिंदी 2 बोल दिया था मैंने, है ना, ऐसा कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं है। पूरा वीडियो दोबारा नहीं रिकॉर्ड करूंगा मैं, ठीक है। तो हिंदी 2 के लिए बोल रहा था मैंने, बोल दिया था। जी ए ए टी टी सी क्या है? इको आर 1 के लिए क्या है? स्पेसिफिक एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अब आप जब दोनों स्ट्रैंड को देखोगे तो डीएनए का एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है। अच्छा, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले में क्या होगा? इसी के जस्ट उल्टा होगा, आपको पता है, सी टी टी ए ए जी, ऐसा होगा। क्योंकि जी के सामने सी आता है, ए के सामने टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, सी के सामने जी, मतलब कुछ ऐसा ही होगा। तो इसको भी हम क्या कह रहे हैं? इसको हम पैलिंड्रोम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो जब इंस्पेक्शन कर रहा होगा, है ना, जब देख रहा होगा पूरे डीएनए को, तो ऑब्वियसली वो दोनों स्ट्रैंड को देखेगा। और जब इस स्ट्रैंड को देखेगा तो जी ए ए टी टी सी को पहचानेगा, और जब इस स्ट्रैंड को देखेगा तो सी टी टी ए ए जी को पहचानेगा, यानी पैलिंड्रोम को पहचानता है ना। जो हमारा डीएनए सीक्वेंस, सॉरी, जो हमारा इको आर 1 है वो क्या पहचान रहा है? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा क्या पहचान रहा है? पैलिंड्रोम को। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर वाले उसको देख रहा है, क्या कहते हैं, स्ट्रैंड को देख रहा है, तो जी ए ए टी टी सी को पहचान रहा है, और नीचे वाले स्ट्रैंड को देख रहा है तो जी, सॉरी, सी टी टी ए ए जी को पहचान ले रहा है, तो पैलिंड्रोम को पहचान ले रहा है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियस सीक्वेंस। अब कैसा होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम, ये चीज देखो। तो देखो, जो हमारा इको आर 1 है बेटा, इको आर 1, ये हमेशा डीएनए को जी और ए के बीच में, जी और ए के बीच में यहाँ पे काटे, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ जी और ए के बीच में इसको काट देगा, ठीक है। अच्छा, इधर हमने वेक्टर डीएनए दे रखा है, मतलब ऐसा डीएनए जिसके अंदर जोड़ना है, और इधर हमने फॉरेन डीएनए रखा है जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह रहे हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसा जीन जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट है, जो कि हम फॉरेन डीएनए को लेके वेक्टर डीएनए के अंदर लाके जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो हमने क्या किया बेटा, ई को आर 1 से इसको भी काटा, और ई को आर 1 से इसको भी काटा, मतलब दोनों को ई को आर 1 से काटा। क्यों काटा? क्योंकि जब आप दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटोगे, और हमेशा एक ही से काटना चाहिए, है ना, जब आप एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों चीज को काटोगे, मतलब वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को, तो जो एंड मिलेंगे बेटा उनको हम स्टिकी एंड कहते हैं। मतलब डीएनए के जो, मतलब कटे हुए भाग मिलेंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और वो आपस में जुड़ना चाहेंगे, है ना। इसी वजह से स्टिकी एंड तभी मिलेंगे जब एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को काटोगे, ठीक है। जैसे अब मैंने बताया कि यहाँ पे भी हमने जी और ए के बीच में काट दिया, यहाँ पे भी एक जी और ए के बीच में, तो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस कैसा बचा? तो नीचे देखो, ऊपर जी रह गया और ए ए टी टी सी खत्म, है ना, और नीचे सी टी टी ए रह गया लेकिन जी खत्म। ये हमारा स्टिकी एंड यहाँ पे बन गया, ठीक है। इधर कैसा बना स्टिकी एंड? तो ऊपर के साइड देखो सी टी टी ए रह गया और नीचे सिर्फ जी रह गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे साइड स्टिकी एंड मिला, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ये टी कहाँ पे आएगा? इसके साथ आएगा,
ये वाला टी इसके साथ आएगा, और आपको पता है टी जो होता है वो ए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, थायमीन जो होता है वो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ऐसे ही ये एडेनिन और ये एडेनिन इस थायमीन के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आपस में जुड़ गए। ये देखो, ये आपस में जुड़ गए और हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। ये है ना, हमने इजली से, है ना, इजी मतलब आसानी से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, है ना। एक को आर वन को यूज किया, दोनों डीएनए को काटा और एक हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। तो ये हमारा पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था। यहाँ पेलिंड्रोम बताया गया, जैसे मलयालम भी एक पेलिंड्रोम है, ठीक है, समझा चुका हूँ ये सब, है ना। इधर से रीड करेगा तो जी ए टी टी से रीड करेगा, इधर से रीड करेगा तो सी टी टी ए जी रीड करेगा, तो मतलब दोनों साइड को समझा रहा है ना। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल फ्रॉम सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट्स, है ना। ऐसा नहीं सेंटर पे काट देते हैं, है ना, आपको ऐसा भी लग सकता है कि जी ए टी टी सी है तो यहाँ पे काट दिया, ऐसा नहीं होता है ना। जी और ए के बीच पे काटता है बेटा, ठीक। स्टिकी एंड्स क्रिएट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं इनके बीच में, हाँ? इनके और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही बनेंगे, क्योंकि पहले भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही थे। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहा था, तो ये इन सब चैप्टर्स में ये चीजें पढ़ाई है मैंने आपको, ठीक है, वहां से देख सकते हो, ठीक। स्टिकी एंड्स जो होते हैं, ये स्टिकीनेस जो क्रिएट होती है ना, इससे क्या होता है, फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इससे क्या होता है, आसानी से काम कर सकता है, ठीक है, और आसानी से जोड़ देता है, ठीक। हम्म when cut by the same restriction enzyme, important point कि अगर हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटते हैं तो रिजल्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स, है ना, और आसानी से जुड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए लिया, है ना, और वेक्टर लिया यहाँ पे, जो कि बेसिकली प्लाज्मिड है। फॉरेन डीएनए को वेक्टर में जोड़ना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को काटने के लिए। यहाँ पे फॉरेन डीएनए को काट दिया गया, यहाँ पे वेक्टर डीएनए को काट दिया गया, फिर लाइगेज को यूज करके दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डाल दिया, ई कोलाई के अंदर। अब हर 20 मिनट पे ई कोलाई डिवाइड करेगा, है ना, हर 20 मिनट पे ई कोलाई डिवाइड करेगा, और हमारे पास जो एक डीएनए था वो ये 2 हो गया, फिर 2 से इधर 2 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, है ना, 40 मिनट में 4 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक वेक्टर को एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटें और सोर्स डीएनए जो होता है उसको अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटें, तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो होता है उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। स्टिकी एंड्स नहीं क्रिएट होंगे ना। अच्छा, डीएनए को तो हमने काट दिया, अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, मतलब डीएनए को कैसे निकालना है ना, क्योंकि इतना सारा डीएनए है, अब उसमें से हमें देखना है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक। डीएनए को काटने के बाद बेटा डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी टुकड़े बन जाते हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं एक टेक्निक से, जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। डीएनए जो होते हैं बेटा वो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए के ऊपर नेट निगेटिव चार्ज होता है, और इसी वजह से उनको सेपरेट किया जा सकता है यूजिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके, ठीक है। अच्छा, आजकल एक मैट्रिक्स यूज किया जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली मैट्रिक्स है, मतलब क्योंकि डीएनए है तो ऐसा नहीं है डीएनए सूखा रखा रहेगा, है ना, डीएनए को किसी आप लिक्विड में डालेंगे तो उस लिक्विड को हम मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मैट्रिक्स क्या है, एग्रोस, ठीक है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, और एग्रोस बेटा सी वीड्स से, मतलब समुद्र में जो वीड्स होते हैं उनसे मिलता है हमें, ठीक है। तो एग्रोस का एक जेल बना लेते हैं और उस जेल के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है, इसलिए कहते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अच्छा, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जितना बड़ा साइज होगा वो उतने पहले होंगे, और जितना छोटा साइज होगा वो उतना तेज चलेगा, ठीक है। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। अब देखो इसको समझो थोड़ा सा, ये बेटा हमारे पास वेल्स है, इसमें हमने डीएनए भर दिए, ठीक है, इसमें हमने डीएनए भर दिए, और एक तरफ हमने निगेटिव चार्ज लगा दिया, एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब होगा क्या बच्चा कि डीएनए क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज से वो रिपेल होगा, तो धीमे धीमे वेल्स से डीएनए इधर बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो डीएनए को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव में वो होता है ना, अट्रैक्शन होता है। तो जो देखो, अब देखो डीएनए फ्रेगमेंट जितना बड़ा है वो इतना पास में है, लेकिन जो डीएनए छोटा है वो दूर तक चला गया, है ना। तो जितना छोटा डीएनए होगा वो उतना दूर तक जाएगा, ठीक।
अच्छा, ये जो फ्रेगमेंट्स डीएनए के सेपरेट हो गए हैं, ये एग्रोस जेल भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं दिख जाते, ये तभी दिखेंगे ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। डीएनए को जब हम स्टेन करेंगे यानी कलर करेंगे, कैसे करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड से इसको कलर करते हैं, फॉलोड बाय यूवी एक्सपोजर रेडिएशन। अच्छा, इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करने के बाद भी उसके बाद उसे यूवी रेडिएशन में देखा जा सकता है ना, नॉर्मली नहीं देख सकता, विजिबल लाइट में आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करेंगे, फिर उसके बाद यूवी रेडिएशन में देखेंगे, तब आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इन्हीं बैंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जेल पीस से, ठीक। अच्छा, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, मतलब इसको बाहर निकालना, जो हमने डीएनए के बैंड्स हैं इनको यहाँ से बाहर निकालना, इसको हम कहते हैं इल्यूशन, ठीक है, इल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्लोनिंग वेक्टर पे। बेटा बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। तो वेक्टर बेसिकली प्लाज्मिड हम जनरली यूज करते हैं वेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे याद रखना प्लाज्मिड्स या फिर बैक्टीरियोफेजेस, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं वेक्टर के लिए, है ना। अच्छा, जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं बेटा, इनका बिकॉज देयर हाई नंबर पल्स सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, अगर हम इनको यूज करते हैं बेटा, तो एक फायदा रहता है कि कॉपी नंबर ज्यादा रहता है। कॉपी नंबर ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे होता है बेटा कि जैसे मान लेते हैं एक बैक्टीरियोफेज है, उसके डीएनए का जो कॉपी नंबर है, या उसके अंदर जो भी डीएनए या आरएनए जो पाया जा रहा है, उसका कॉपी नंबर मान लेते हैं 50 है। तो मतलब वो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो 50 बार रेप्लिकेट करेगा उस सेल के अंदर जाके, ठीक है। तो यही होता है कॉपी नंबर का फायदा, ठीक है। सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल। कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनमें एक सेल में उस प्लाज्मिड का 1 या 2 ही कॉपी बनेगी, ठीक है, तो अब उससे हमारा फायदा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 15 to 100 कॉपीज पर सेल बन जाती है। तो मतलब अगर हम ई कोलाई ले लिए, इस ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है मान लेते हैं, उस प्लाज्मिड में मान लेते हैं जो इको R1 करके हमने वो निकाला था, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला था, तो उससे काटा था, है। तो प्लाज्मिड इसके अंदर है मान लेते हैं, इस इकोलाई के अंदर। इस इकोलाई के अंदर जो प्लाज्मिड है वो मान लेते हैं 50 कॉपी नंबर, उसका कॉपी नंबर 50 है। तो जब ये बेटा रिप्लिकेट करेगा ना, ये जब डिवाइड करेगा ये प्लाज्मिड, तो 50 हमें इस वाले में मिल जाएगा और 50 हमें इस वाले इकोलाई में मिल जाएगा। तो दोनों इकोलाई में 50-50 यहाँ पे कॉपीज मिल जाएंगी हमें, किसकी, जो हमारा प्लाज्मिड है उसकी। तो कॉपी नंबर जितना ज्यादा रहेगा, हमें जो प्रोजेनी रहेगी उसमें उतने ही ज्यादा वो कॉपी हमें डीएनए की मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए जब हम एक एलियन पीस ऑफ डीएनए लेते हैं, यानी फॉरेन डीएनए लेते हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना लेते हैं, ठीक है, उसको बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड के डीएनए में अटैच कर देते हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके उसकी कॉपी जो होती है कॉपी नंबर के बराबर ला सकते हैं, मतलब बार बार डिवाइड करवा सकते हैं। जैसे कॉपी नंबर 50 है तो 50 पे आ सकता है, 100 है तो 100 पे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ चला गया, ठीक है, वेक्टर्स प्रेजेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा वो हम आगे देखेंगे बेटा, ठीक है, अभी उसको जरूरत नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो, द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन अ वेक्टर। किसी वेक्टर के अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए, और सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, यानी ओराई। तो ओराई ऐसा सीक्वेंस है डीएनए का जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब हम किसी भी पीस ऑफ डीएनए को ऐसे प्लाज्मिड में ऐड कर देते हैं जिसके पास ओराई है, तो वो हमारा, क्योंकि वो प्लाज्मिड जब रेप्लिकेट करता है तो हमारा जो पीस ऑफ डीएनए है वो भी रेप्लिकेट कर सकता है किसी दूसरे सेल के अंदर, ठीक है। सॉरी बेटा, आवाज चली गई थी मेरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दिस सीक्वेंस आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। तो कॉपी नंबर डिसाइड कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओराई डिसाइड करता है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वही डिसाइड करता है कि किसी भी प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कितना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर। अब जो लाइन मैंने अभी यहाँ पे ऊपर छोड़ी थी वो आपको यहाँ पे समझ आएगी। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है कि ओराई के अलावा बेटा वेक्टर के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करता है और एलिमिनेट करता है, यानी हटा देता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट कर लेता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, मतलब ये होता है कि जब आप मान लेते हैं ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए लिए हैं और ये मान लेते हैं अपना
प्लाज्मिड है और इनको आप ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा डीएनए, एक अकेला डीएनए, एक प्लाज्मिड लेके आप कर रहे हैं, है ना। आप क्या करते हो, कुछ ये ले लेते हो, कुछ मतलब आप कुछ ये ले लेते हो, कुछ ये ले लेते हो, ठीक है। फिर आपको जोड़ने को कोशिश करते हो, है ना। अब जोड़ने के बाद बेटा कुछ ऐसे होंगे जो कि जुड़ जाएंगे, तो इनको हम ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो कि नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। ये क्या है, ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। और ये वाले जो हम कह रहे हैं जिसमें प्लाज्मिड जुड़ गया, प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए जुड़ गया, वो ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये बेटा ट्रांसफॉर्मेंट हो गया और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब हमें जो हमारा प्लाज्मिड होता है, जो वेक्टर होता है, वेक्टर में एक हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, किसको, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग करना। अब ये कैसे अलग होगा तो थोड़ा सा आप समझो। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बैक्टीरियम। बेसिकली जब आप किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हो, है ना, मान लेते हैं ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, है ना, ये जो हमारा नया वो बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इस बैक्टीरिया, किसको, किसी बैक्टीरिया के अंदर आप डाल दोगे तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो फीचर्स हैं, है ना, जो हमने एलियन पीस ऑफ डीएनए, जो फॉरेन डीएनए ऐड किया है, उस फॉरेन डीएनए को फीचर्स देखने लगेंगे, है ना। तो हम कहेंगे उस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देखो दोनों तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है प्लाज्मिड का, क्योंकि प्लाज्मिड में नया डीएनए बाहर से आके जुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसी प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे तो हम कहेंगे उस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नॉर्मली genes encoding resistant to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और chiamycin are considered useful selectable marker for E. coli. E. coli के अंदर जनरली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन्स होते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना। तो इनको यूज किया जाता है किसके लिए, सेलेक्टेबल मार्कर के लिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने के लिए, ठीक है। E. coli cells do not carry resistance against any of this antibiotics। अब कहा गया E. coli में इनको यूज किया जाता है। E. coli में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि E. coli के अंदर इन जो भी आपको यहाँ पे बताया रखा है, एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, इनके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो मतलब अगर इन चारों में से कोई भी एंटीबायोटिक अगर E. coli पे आप डालोगे तो वो E. coli मर जाएगा। अच्छा, अब E. coli मरने की वजह से हमें कैसे पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज थोड़ी देर में हम देखेंगे, है ना। अभी तो हमने चीजें बता दी, लेकिन अभी हम समझे नहीं कि ई कोलाई के, भाई ई कोलाई पे अगर आप इन चारों में से कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे तो ई कोलाई मर जाएगा। तो उससे हमें पता कैसे चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे बेटा, ठीक है। अगला, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए किसके अंदर, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए वेक्टर के अंदर, ठीक है। क्लोनिंग साइट मतलब एक ऐसा रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए जिसको हम यूज कर सके। अब आपको याद है जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं प्लाज्मिड और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको काटने के लिए। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो रिकॉग्निशन साइट्स पे काम करते हैं, है ना। वो एक साइट पहचान लेते हैं, जैसे EcoR1 के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सॉरी, जो रिकॉग्निशन साइट थी वो क्या थी, GAATTC, है ना। तो क्लोनिंग साइट बेसिकली वही साइट है, जैसे GAATTC क्या होगी, क्लोनिंग साइट होगी। तो मतलब वो ऐसी जगह है जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको काट सकता है, वही है ना। रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, अगर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट हुई तो वेक्टर जो है वो सेवरल फ्रेगमेंट को बना देगा और इससे क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं जो GAATTC था वो किसी वेक्टर के अंदर 4 जगह है, तो वो क्या करेगा, 4 जगह से काट देगा। अब बेटा 4 जगह से अगर प्लाज्मिड को काट दिया तो प्लाज्मिड हमारे काम का ही नहीं रह जाएगा, है ना। हमारे काम का प्लाज्मिड क्या होता है कि किसी एक जगह पे काटो, जिस जगह पे काटो वहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लगा दिया। अब इस प्लाज्मिड को अगर हम 4 जगह से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से मान लेते हैं, काट देते हैं, है ना, तो अब प्लाज्मिड तो टुकड़े टुकड़े हो गए, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इसी वजह से किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि EcoR1 जो है वो 4 जगह रिकॉग्निशन साइट को देख के 4 जगह काट दे रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। The ligation of DNA, alien DNA is carried out by restriction site present on one of two antibiotic resistant gene। अब ये यहाँ पे देखो, मैंने कहा थोड़ी देर में समझेंगे, अब यहाँ पे काम आया। देखो, मान लेते हैं हमारे पास, पहले इसको हटाते हैं सारा बेटा, मान लेते हैं हमारे पास एक एलियन पीस ऑफ डीएनए है, ये, ठीक है। और ये एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है वो हम यहाँ पे कहीं लाके जोड़ना चाहें, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो नीचे हमने फिगर 9.4 दे रखा है, ये
वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। ये प्लाज्मिड का नाम है ना। ये हमारे पास एक वेक्टर है, एक प्लाज्मिड वेक्टर है जिसका नाम है PBR322। अब इस PBR322 पे ना टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा हमारा PBR322 है कि इसके ऊपर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक होगी वो काम नहीं करेगी। यानी जिस जिस बैक्टीरिया के अंदर ये PBR322 होगा उसके ऊपर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन नहीं काम करेगी। क्यों? क्योंकि PBR322 की वजह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारा ये फॉरेन डीएनए FDNA है ना, ये हमारा फॉरेन डीएनए। तो हम करते क्या है ना बेटा, हम जो हमारी दो है एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, इनमें से किसी एक पे लाके जोड़ेंगे इसको। अच्छा, जोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले काटना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये बैम H1 है ना, हिंडी 3 CLA1 इको R1, ये सब क्या है? ये सब है रिकॉग्निशन साइट। तो बैम H1 वाली जो रिकॉग्निशन साइट है, यानी बैम H1 सॉरी रिकॉग्निशन साइट नहीं है, ये सब क्या है? ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए देखो ये हम बता रहे हैं कि ये एक वो है रिकॉग्निशन साइट है। यानी बैम H1 को अगर हम लाएंगे और इस वेक्टर को PBR322 को काटना चाहेंगे तो बैम H1 कहाँ काटेगा? बैम H1 यहाँ पे काटेगा। ठीक है। तो हम बैम H1 को यूज करके मान लेते हैं यहाँ से काट दिए। अब यहाँ से काट दिए तो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस खत्म हो गया बेटा। अच्छा, कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जब आप यहाँ से काटोगे तो जो सीक्वेंस था यहाँ पे डीएनए का वो डिस्टर्ब हो गया। और डीएनए के सीक्वेंस से ही हमें हर हर एक जो फीचर होता है उसी से मिलता है भाई। हमारा बॉडी का कलर, हमारी आंखों का कलर है ना, हमारे कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो कैसे कैसे मिल रहे हैं? डीएनए के सीक्वेंस है ना। तो डीएनए जो है बीच से आपने काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब यहाँ से काट दिया, जब बैम H1 लाया तो यहाँ से डीएनए को काट दिया, उसने काट दिया तो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस खत्म। अब एम्पिसिलिन से तो PBR322 बचा लेगा बैक्टीरिया को, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से ये बैक्टीरिया मर जाएगा। और ऐसे हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन कैसे करेंगे? अब हम डालेंगे एम्पिसिलिन। अब एम्पिसिलिन डालेंगे तो सब मर जाएंगे है ना, सॉरी, अब हम डालेंगे टेट्रासाइक्लिन। जब हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो जिसके जिसके अंदर फॉरेन डीएनए लग गया है वो तो मर जाएगा, लेकिन जिसके अंदर नहीं लगा है वो जिंदा रहेगा, है ना। फॉरेन डीएनए भाई जिसके अंदर लग गया उसके अंदर ये साइट खराब गई, साइट खराब हो गई तो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस खत्म। और रेजिस्टेंस खत्म तो जब भी हम टेट्रासाइक्लिन इस पे डालेंगे टेट्रासाइक्लिन काम करेगा और खत्म कर देगा, है ना, इस PBR322 को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर, है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे वेक्टर पे सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, जब हम बैम H1 से काटेंगे और यहाँ पे बैम H1 काटेगा और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, है ना, तो हम कहेंगे कि टेट्रासाइक्लिन का बेटा इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉरेन डीएनए के इंसर्ट होने के वजह से टेट्रासाइक्लिन जो है उसका रेजिस्टेंस नहीं रह गया, यानी इस जगह का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। मतलब जो हमारा जीन था वो इनएक्टिव हो गया। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? जहां पे हम फॉरेन डीएनए लगाते हैं वहां पे बेटा बेसिकली जो हमारा सीक्वेंस है डीएनए का उसको हम खराब करते हैं, तोड़ते हैं। और जब तोड़ दोगे तो वो डीएनए काम का नहीं रह जाएगा ना। तो जो जगह पे हम लगाते हैं उस जगह की जो डीएनए होता है वो खराब जाता है ना। तो यही चीज है यहाँ पे। अच्छा, क्लोनिंग साइट पता चल गई। क्लोनिंग साइट देखो, जैसे PST1 के लिए ये है क्लोनिंग साइट, PBU1 के लिए ये है, इको R1 के लिए ये है, CLA1 और हिंडी 3 के लिए भी यहीं पे है। ठीक है। बैम H1 के लिए यहाँ पे है क्लोनिंग साइट, सेल 1 के लिए यहाँ पे है, PBU सेकंड के लिए यहाँ पे। ठीक है। ये सब क्लोनिंग साइट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ये हमारे लिए सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो देखो, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, एलियन डीएनए हम कहाँ पे रखेंगे? वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब चाहे एम्पिसिलिन वाले जगह पे अटैच करो चाहे टेट्रासाइक्लिन। इससे क्या होता है? इससे हमारा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। नहीं तो बाकी हम अटैच तो और कहीं भी कर सकते थे, लेकिन इन दोनों में अटैच करेंगे तो हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बैम H1 साइट। देखो वही एग्जांपल दे रखा है कि बैम H1 साइट पे अब हम डीएनए को लगा दिए बाहर से जो फॉरेन डीएनए लाए थे। ठीक है। ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, अब वहीं पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था। ठीक है। द कॉम्बिनेशन प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, मतलब अब जो प्लाज्मिड बना है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए और
बट कैन बी स्टिल सेलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, ये अब सिलेक्शन भी हम इसका कर सकते हैं, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग भी कर सकते हैं बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स को ऐसी जगह पर रखो जहाँ पे एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम मतलब एम्पीसिलिन हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म सॉरी हाँ ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, है ना। देखो, द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम एंड आर देन ट्रांसफर टू अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। जब हम पहले हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को कहाँ रख रहे हैं, एम्पीसिलिन वाले मीडियम पे रख रहे हैं, फिर एम्पीसिलिन से उठा के टेट्रासाइक्लिन वाले पे रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पीसिलिन। जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो तो एम्पीसिलिन में ग्रो करेंगे, क्यों, क्योंकि एम्पीसिलिन से तो रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो एम्पीसिलिन वाले जो हमारा क्या कहते हैं मीडियम होगा, उसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे ग्रो करेंगे एम्पीसिलिन वाले पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बट नॉट ऑन दैट टेट्रासाइक्लिन, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले पे नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो गया जब हमने फॉरेन डीएनए जो है उसको लाके वहीं पे लगा दिया, ठीक है। द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। अच्छा, नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है वो दोनों पे ग्रो करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस रहेगा उनके पास, एम्पिसिलिन भी रहेगा टेट्रासाइक्लिन भी, है ना भाई। जब कटा ही नहीं है डीएनए तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। In this case, one antibiotic resistant gene helps in selecting the transformants, while other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion, है ना। और इसी को insertional inactivation कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया एक तरीके से डेवलप करने का, एक तरीका हमने देख लिया कि ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कैसे करते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो हमने कुछ और मेथड्स भी डेवलप किए बेटा, है ना। जैसे जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। मतलब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस अगर ऐसा हम रख दे कोई, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि कलर दे सकता है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखो, अब देखो, जैसे एक हमने डीएनए को इंसर्ट किया ऐसी जगह पे जहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज था। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ये मान लेते हैं सीक्वेंस था और यहीं पे हमने डीएनए को लाके अटैच कर दिया, तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम के लिए जो जीन था वो खराब गया, वो इनएक्टिवेट हो गया, जिससे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अच्छा, जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में अब हम इसको डालेंगे, है ना, तो in the presence of a chromogenic substance gives blue colored colonies if plasmid in the bacterium does not have an insertion। अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ तो ब्लू कलर की कॉलोनी आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा होगा। अगर इंसर्शन नहीं हुआ बेटा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा होगा और ब्लू कलर की वो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी, ठीक है, बैक्टीरिया की। लेकिन जिसके अंदर इंसर्शन हो गया है उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया और जो कॉलोनी है वो कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो देख रहे हो, ये दूसरा तरीका है सिलेक्शन करने का, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में अलग करने का, ठीक है बेटा। सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत होगी तो बताना, मैं कमेंट में भी आपको बता दूंगा। अब कौन से वेक्टर्स यूज किए जाते हैं जनरली प्लांट्स और एनिमल्स में। अच्छा, दो वेक्टर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि प्लाज्मिड को यूज किया जा सकता है, बैक्टीरियोफेज की। इसके अलावा भी तरीका है, कौन सा तरीका है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉन प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है बेटा, ये डाइकॉट प्लांट्स में जाके एक पैथोजन है जो कि डाइकॉट प्लांट्स में जाके इन्फेक्शन करता है। अच्छा, इन्फेक्शन जब ये करता है ना तो टी डीएनए उस प्लांट के अंदर डालता है। ये टी डीएनए स्टैंड करता है ट्यूमर के लिए, मतलब ऐसा डीएनए जो कि ट्यूमर बना सकता है। तो ये टी डीएनए जैसे ही प्लांट्स के अंदर जाएगा तो जो प्लांट्स की नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको ट्यूमर सेल्स में चेंज कर देगा और इसी से प्लांट में हो जाएगी बीमारी, ठीक है।
अच्छा, यही काम जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रेट्रोवायरस करता है। रेट्रोवायरस क्या करता है? नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में चेंज कर देता है। तो प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो काम कर रहा है वही काम एनिमल्स के अंदर रेट्रोवायरस करता है बेटा। और ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? कि मान लेते हैं हमने डीएनए निकाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, और हमने उस डीएनए में पहचाना कि ये इतना सीक्वेंस जो है वही ट्यूमर जनरेट करने के लिए जरूरी है। अब हमने फॉरेन डीएनए लिया और यहीं पे अटैच कर दिया। अब इस ट्यूमर वाले जीन का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन अच्छा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया तो हमारा जो बना वो कुछ ऐसा बना। अब ये एक ऐसा डीएनए बना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो कि ट्यूमर कॉज नहीं कर सकता, लेकिन हमें फायदा क्या मिला? हमें फायदा मिला हाई कॉपी नंबर का। क्यों बेटा हाई कॉपी नंबर क्यों होगा? क्योंकि ट्यूमर सेल्स बनाना बेटा, कैंसर करना, कैंसर एक क्या है? नंबर ऑफ सेल्स का बहुत ही तेजी से बढ़ना। तो हाई कॉपी नंबर भी हमें मिल गया और ट्यूमर की कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ऐसे ही रेट्रोवायरस का वो लगा के हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर सकते हैं। रेट्रोवायरस के भी डीएनए में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ट्यूमर इंड्यूसिंग यानी टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का, इज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। इसको क्लोनिंग वेक्टर में के रूप में जो है मॉडिफाई कर दिया गया। टीआई प्लाज्मिड ही होता है, उस प्लाज्मिड को ही क्लोनिंग वेक्टर के रूप में बना लिया गया, मतलब उसको हमने क्लोनिंग वेक्टर में बदल दिया। ठीक है, और हमारा जीन जो है उसको देने के, प्लांट्स के अंदर डालने के बहुत काम आता है। ऐसे ही जो हमारा रेट्रोवायरस होते हैं उनको भी डिसआर्म कर दिया गया है, यानी वो भी कैंसर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर जीन्स को ले जाने में बहुत काम आते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है वो प्लांट्स के लिए, और जो हमारा रेट्रोवायरस है उसका प्लाज्मिड एनिमल्स के लिए वेक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, अब अब देखो एक चीज और है इंपॉर्टेंट। ये है हमारी सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारा डीएनए। ठीक है, हमें बाहर से डीएनए हमने बनाया, ये बनाया आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को सेल के अंदर डालना भी टफ होता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके बाद अंदर अपना साइटोप्लाज्म होता है, तो अंदर इतनी आसानी से नहीं आती। ठीक है, डीएनए क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता है। इसी वजह से हम बैक्टीरिया को, यानी ई कोलाई जैसे एग्जांपल लेते हैं, ई कोलाई को हमें फोर्स करना पड़ेगा कि वो प्लाज्मिड को अपने अंदर ले। ठीक है, और इसी को कहते हैं होस्ट को कॉम्पेटेंट बनाना। कॉम्पेटेंट होस्ट, होस्ट को कॉम्पेटेंट बनाना यानी उसको ऐसा बना देना कि टीआई जो प्लाज्मिड है हमारा बाहर जो हमने बनाया है आरडीएनए, वो अंदर आसानी से जा सके। कैसे करते हैं? तो देखो तीन चार स्टेप है। सबसे पहले एक डाइवेलेंट कटायन होता है। डाइवेलेंट कटायन जैसे जैसे कैल्शियम प्लस प्लस है ना, डाइवेलेंट कटायन लेते हैं जिस पे दो चार्ज हो, जैसे कैल्शियम है ना, और इससे ट्रीट करते हैं जो बैक्टीरिया है उसकी सेल, यानी बैक्टीरिया की सेल को लेके डाइवेलेंट कटायन यानी कैल्शियम आयन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर क्या कर देते हैं? फिर सेल्स को इंक्यूबेट करते हैं, यानी जो इकोलाई की सेल है उसको इंक्यूबेट करेंगे। किस पे? आइस पे। किसके साथ? विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सेल्स जो होती हैं उन दोनों को एक साथ आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर इंक्यूबेट करेंगे यानी रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 42 डिग्री पे ब्रीफली यानी थोड़े टाइम के लिए हीट शॉक देंगे। यानी पहले हमने आइस पे रखा, पहले हमने डाइवेलेंट कटायन से ट्रीट किया, फिर हमने आइस पे रखा, फिर हमने हीट शॉक दिया और फिर से आइस पे रख दिया। तो ये चार स्टेप होते हैं, और इससे बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो ढीली पड़ जाती है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, अच्छा, डीएनए को होस्ट में डालने के लिए बेटा ये एक अकेला तरीका नहीं है, एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन, जो कि आप समझोगे भी कि भाई हमने एक इंजेक्शन लिया और इस इंजेक्शन में हमने क्या भर दी? हमने आरडीएनए इस इंजेक्शन में भर दिया और आरडीएनए को इस इंजेक्शन के थ्रू सीधा इंजेक्ट कर दिया। इसको हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है? तो डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल्स के लिए यूज होता है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, एक दूसरा प्लांट्स के लिए भी प्रोसेस है। प्लांट्स के लिए क्या करते हैं? जो हमारी सेल्स होती हैं उनको बम्बार्ड करते हैं, यानी उनके ऊपर गोलाबारी करते हैं। कैसे? गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं और उसको आरडीएनए से कोट कर देते हैं, यानी उसके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद पूरा बम्बार्ड करते हैं सेल के ऊपर। इसको हम बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन कहते हैं।
ठीक है। द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म पैथोजेंस वेक्टर्स। इसके अलावा वेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं, है ना, वेक्टर्स को भी हम यूज करते हैं, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम वेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर्स के थ्रू भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन तरीके हैं। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो हम शुरू से देखते हैं अब हमें करना क्या है ना। हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, ठीक है बेटा, अब हम प्रोसेसेस पे आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करेंगे जहां से हमें जीन निकालना है। मान लेते हैं हमें किसी बैक्टीरिया से जीन निकालना है और किसी पेड़ के अंदर डालना है, तो सबसे पहले हम बैक्टीरिया का डीएनए आइसोलेट करेंगे, ठीक है। फिर बैक्टीरिया का डीएनए का फ्रेगमेंट बनाएंगे, यानी तोड़ेंगे उसको, किसके थ्रू, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। फिर जो डीएनए आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, बैक्टीरिया का डीएनए का वो फ्रेगमेंट, वो टुकड़ा हम लेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट है, बेसिकली जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू द वेक्टर, अब उसको हम किसी वेक्टर के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसफर करेंगे किसी होस्ट में, यानी उस प्लांट के अंदर, होस्ट के अंदर, होस्ट यहाँ पे क्या है, प्लांट, उस प्लांट के अंदर डालेंगे, ठीक है। या पहले इकोलाई के अंदर डालेंगे, है ना, इकोलाई के अंदर डाल के और उसको कल्चर बनाएंगे, कल्चर करेंगे होस्ट का, तो मैक्सिमम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर चीज को एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्रोडक्ट अपना बना लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए को आइसोलेट करना, ठीक है। अब देखो, अगर हमें डीएनए को कट करना है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट करना है, तो डीएनए प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर जो दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे उसके अंदर कोई लिपिड, कोई प्रोटीन, है ना, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्योर फॉर्म में डीएनए होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल को ब्रेक ओपन करना पड़ेगा, है ना, तोड़ना पड़ेगा और डीएनए को निकालना पड़ेगा। लेकिन डीएनए के साथ क्या आ जाएगा, आरएनए आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, ये सारे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो डीएनए, जो हमारा सेल है, जिस जगह से हमें निकालनी है, उस सेल को सबसे पहले तो उस सेल की सेल वॉल को तोड़ने के लिए कल अलग अलग चीजों को यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के सेल के ऊपर हम लाइसोजाइम डालेंगे, जिससे उसकी सेल वॉल टूटेगी। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलेज डालेंगे, जिससे उसकी प्लांट सेल की सेल वॉल टूटेगी। अगर फंगस है तो फंगस की सेल काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा आरएनए जो है उसको रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियस कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस। बेसिकली आरएनए को रिमूव करने के लिए बेटा हम आरएनएज को यूज करेंगे, ठीक है। डीएनए को आरएनएज ये वाला नहीं, आरएनएज ये वाला, ठीक है। वो मतलब होता है कई सारे आरएनए, है ना। अगर आरएनए के आगे सिंगल एस आपने लगा दिया मतलब होता है कई सारे आरएनए। आरएनएज यहाँ पे होता है एक ऐसा एंजाइम जो कि आरएनए को तोड़ सके, इसी तरीके से डीएनए को तोड़ने वाला डीएनएज होता है ना। तो आरएनए को निकालने के लिए हम आरएनए यूज करेंगे, प्रोटीन को निकालने के लिए प्रोटीएज यूज करेंगे, लिपिड को निकालने के लिए लाइपेज यूज करेंगे, ये सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। जब हम सारी चीजों को हटा देंगे, आरएनए तोड़ देंगे, प्रोटीन तोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारी चीजें तोड़ के हटा देंगे, तो जो डीएनए हमारा प्योर फॉर्म में बचा हुआ है, उसको हम चिल्ड जब एथेनॉल डालेंगे, बहुत ही ठंडा एथेनॉल डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा बाकी चीजों से, है ना। दिस कैन बी सीन एज करेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स, पतले पतले धागे की तरह होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस डीएनए को हम निकाल लेंगे। तो देखो ये हमने किया पूरा डीएनए का प्रोसेस, है ना। और फिर उसके बाद जब डीएनए बैठ गया नीचे, तो उसको हमने निकाल लिया। इसको हम कहते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग और इल्यूशन दो टर्म आ गए, याद करो, एक टर्म इल्यूशन भी आया था, है ना। इल्यूशन क्या था बेटा, जब हम एग्रोस जेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकाल रहे थे। और स्पूलिंग क्या है, स्पूलिंग मतलब जब हम उस टेस्ट ट्यूब से डीएनए को बाहर निकाल रहे हैं जिसके अंदर हम बाकी चीजों को खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब डीएनए को हम काटेंगे स्पेसिफिक लोकेशंस पे, तो काटने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम ऑप्टिमल कंडीशन देंगे, मतलब अच्छा टेम्परेचर और अच्छा वो देंगे, पीएच देंगे, जिससे वो सही से काम कर सके। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया जाएगा, जिससे प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, मतलब कितना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट हुआ है वो चीज देखें, ठीक है। डीएनए बेटा निगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर मूव करता है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम वेक्टर डीएनए के साथ में
लगा सकते हैं, है ना, दोनों तरफ लगा सकते हैं, क्योंकि दो चीजें काटनी होती है ना बेटा भाई। एक डीएनए में से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट काट के निकालना है और एक डीएनए को हमें कट करना है जिससे कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ जोड़ सके, है ना। तो दोनों तरफ हम प्लाज्मिड में भी ये प्रोसेस लगा सकते हैं और वही चीज हम जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो वहां पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ आ गया। फिर देखो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए लगा सकते हैं। अब लाइगेज को उसको जोड़ देंगे, है ना। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं, इस वजह से इतना मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारा, एक सेकंड बेटा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, अब ये बढ़िया चीज है ना, ये थोड़ा सा समझना चाहिए। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं डीएनए की, यानी डीएनए की कई सारी कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। ये इन विट्रो यानी लैब के अंदर होता है। कैसे होता है, तो तीन सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले डीएनए जो होता है उसका डीनेचुरेशन किया जाता है। डीनेचुरेशन मतलब होता है बेटा दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। तो पहले डीएनए का ये देखो, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में साथ में जुड़े थे, अब एक इधर हो गया एक इधर हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग किया गया। कैसे किया गया, ये जनरली हीट देके होता है ना। जब हम हीट देते हैं तो डीएनए के जो बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बेस के बीच में होते हैं वो टूटते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाता है। अब जब अलग हो जाता है हम करते हैं प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग क्या होता है, प्राइमर जो होते हैं बेटा वो अपना ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऑलिगो मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे ऐसे मतलब मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कुछ मतलब यहाँ पे समझ लो 2 से 10, है ना, 2 से 10 के आसपास समझ लो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इसको हम प्राइमर्स कहते हैं और प्राइमर्स को हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले स्ट्रैंड्स पे भी और नीचे वाले स्ट्रैंड्स पे भी। जो 3' एंड होता है, देखो ऊपर नीचे दोनों साइड 3' एंड जो होता है उस पर हम प्राइमर्स को लगा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइमर एनिलिंग। बेटा जो प्राइमर्स होते हैं ना ये केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, मतलब ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ये कहाँ से मिलेंगे, तो हमें खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर प्राइमर जब एनेलिंग हो जाएगी, यानी ऊपर और नीचे थोड़ा सा लगा देंगे, तो अब हम यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज का। यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है टैग पॉलीमरेज, ठीक है, टैग पॉलीमरेज। और साथ में हम कई सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को उस सेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। कि जो टैग पॉलीमरेज होता है ना वो क्या करता है, जैसे मान लेते हैं सेल के अंदर ये कई सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं, तो इनको उठाता है और यहाँ पे लगाता चला जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना, ऐसे लगाता जाता है। तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, प्राइमर एलाइनिंग और एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन होता है तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। फिर इस साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब 2 हो गया, इससे 2 जाएगा, इससे 2 जाएगा, फिर जो हमारा बनेगा फिर अगेन उससे भी, इससे भी 2, इससे भी 2, है ना, इस वाले से भी 2, इस वाले से भी 2, ऐसे बनता चला जाएगा। अगर हम इसकी प्राइमर सॉरी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की 30 साइकिल चलाए तो 1 बिलियन टाइम्स डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई मतलब बढ़ जाएगा, डीएनए का अमाउंट 1 बिलियन टाइम्स तक बढ़ सकता है। तो ये होता है पीसीआर, ठीक है। पीसीआर में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। यूजिंग टू, यहाँ देखो लिखा है इट डीएनए मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर, मतलब 2 हम प्राइमर बनाते हैं, ठीक है। प्राइमर्स क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। डीएनए के जो रीजन्स हैं जहां पे हम अटैच कर रहे हैं वहां के कॉम्प्लीमेंट्री तभी तो अटैच होंगे, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज को हम यूज करते हैं, ठीक है। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर, प्राइमर को एक्सटेंड करता है न्यूक्लियोटाइड एक एक करके जोड़ते हुए, ठीक है। और जीनोमिक डीएनए जो होता है, नॉर्मल डीएनए जो होता है वो हमारा टेम्पलेट के रूप में काम करता है, ठीक है। इसी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को हम कई बार मेनी टाइम्स रिपीट करते हैं, और अगर हम 30 बार रिपीट करें तो अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, मतलब 1 बिलियन टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, 1 बिलियन कॉपीज हम बना सकते हैं अगर हम 30 बार रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। एक ऐसा हम पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं टैग, टैग पॉलीमरेज। कहाँ गया, अच्छा यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। हम जो पॉलीमरेज यूज करते हैं उसे हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं बेटा। और टैग यहाँ नाम कैसे आया, टी से थर्मस और ए क्यू से एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है बेटा, एक बैक्टीरिया होता है जिससे हम ये टैग पॉलीमरेज निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब इंसर्शन कैसे करेंगे, तो इंसर्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, है ना, कि सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, जो हम पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म जो होता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स उनको अलग अलग करेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को यूज करके, ठीक है।
अब सिलेक्टेबल मार्कर क्यों कहते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को, ये भी हम पता चुके हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसमें जितना भी लिखा है मैं सब पढ़ चुका हूँ। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिलेक्शन में काम आता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, है ना। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब जो फॉरेन जीन से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसको निकालना है। कैसे? तो देखो, जब हम आरडीएनए बनाते हैं और उस आरडीएनए को हम कहीं पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे इकोलाई में डाल के उसकी कॉपीज बना रहे हैं, है ना। तो जब या फिर पीसीआर यूज कर रहे हैं, पीसीआर यूज करके उसकी कॉपी बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ठीक ठाक अमाउंट में हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, अब जो हमारा जीन है बेटा उसको एक्सप्रेस होना चाहिए, है ना। एक्सप्रेस होना चाहिए मतलब क्या होता है, जो हमने जीन है, जो हमारा जीन है वो बेसिकली क्या है, वो डीएनए ही तो है। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि एक प्रोटीन बनाता है, उसी को हम जीन कहते हैं। तो डीएनए से फिर क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस होना, डीएनए वो एक्सप्रेस होना चाहिए। और डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए हम कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब सही तरीके से पीएच देना, सही तरीके से ऑक्सीजन देना, सही तरीके से हमारा और क्या होता है, और क्या दिया जाता है, टेम्परेचर रखना, ये सारी चीजें, है ना। ये सारी चीजें हमें चाहिए अगर हमें उस चीज को प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल पे। ठीक है, अच्छा, अगर हम इफ अ प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन, हाँ देखो, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलॉगस होस्ट, मतलब किसी दूसरे होस्ट के अंदर अगर हम किसी एक डीएनए को एक्सप्रेस करवा लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। जैसे किसी दूसरे होस्ट के अंदर डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन हमें पास मिल गया, तो क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से वो बना हुआ है प्रोटीन, तो इस वजह से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कह दिया जाता है। ठीक है, फिर लेबोरेटरीज के अंदर यानी फैक्ट्रीज के अंदर हम बड़े लेवल पे इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑल्सो कैन मल्टीप्लाई इन कल्चर। ठीक है, ये सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, छोटे वॉल्यूम में जो कल्चर कल्चर हम बनाते हैं उसमें क्वांटिटी प्रोडक्ट की बहुत कम होती है बेटा, क्योंकि आपको पता है डीएनए कितना कम होता है, बहुत कम होता है ना। अब या फिर ई कोलाई हो गया, इस टाइप के बैक्टीरिया हम यूज करेंगे तब भी बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो बड़े क्वांटिटी के लिए हम बायोरिएक्टर्स को यूज करते हैं, जिसमें लार्ज वॉल्यूम्स यानी 100 से 1000 लीटर तक के वॉल्यूम को प्रोसेस किया जा सकता है, कल्चर को प्रोसेस किया जा सकता है। कल्चर समझते हो ना? कल्चर मतलब होता है जैसे हमने एक खाने का सोर्स रख दिया और उस खाने के सोर्स पे हम किसी बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, इसको कल्चर कहते हैं। या एक हमने मान लेते हैं एक ऐसा नॉर्मल केला रख दिया, है ना। ये हमने एक केला रख दिया और इस, वैसे देखने से तो लग नहीं रहा है ना, और इस केले के ऊपर एक मान लेते हैं फंगस को ग्रो करा रहे हैं, तो ये कल्चर हो। ठीक है, तो बायोरिएक्टर्स में 100 से 1000 लीटर कल्चर्स को प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, और कई सारी चीजें कंट्रोल भी होती हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ऑप्टिमम ग्रोथ यानी मैक्सिमम ग्रोथ मिलती है। जैसे अगर हम फंगस को कंट्रोल करा सॉरी फंगस को ग्रो कराना है, तो हमें सबसे अच्छा रहेगा कि हल्का सा गर्मी, है ना, और हल्की सी वेट कंडीशन, तो वो फंगस सबसे अच्छा ग्रो करेगा। तो यही फायदा होता है हमारा बायोरिएक्टर से। ठीक है, जो सबसे कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स होते हैं वो स्टीयरिन टाइप्स होते हैं। दो आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक है सिंपल स्टर्ड टाइप और एक है स्पार्स्ड स्टर्ड टाइप। तो सिंपल वाला कैसे है, ए वाला हमारा सिंपल है। अब इसमें देखो, अंदर कल्चर को डाल दिया गया है और एक फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर लगा है जो कि लगातार उसको मिक्स करता रहता है। ठीक है, ऊपर फोम ब्रेकर लिखा हुआ है, क्योंकि लगातार आप मिक्स करोगे ना तो फोम आते लगता है, जो फोम है उसको हटाने के लिए फोम ब्रेकर होता है। ठीक है, ऊपर मोटर लगा होता है एसिड बेस कंट्रोल के लिए, पीएच कंट्रोल के लिए, है ना, स्टीम होता है स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है, एयर अंदर जाने के लिए, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारा हमारा सिंपल स्टर हो गया। फिर स्पार्ज स्टर क्या होता है, तो स्पार्ज स्टर में देखो, ये हमारी गैस नीचे गई है ना पाइप, इसी पाइप से हमारा जो है गैस को अंदर डाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, यहाँ पे जो बबल्स बनते हैं उससे ट्रांसफर जो हमारा सरफेस एरिया होता है बढ़ जाता है। ठीक है, देखो, बबल्स डायमेट्रिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ठीक, तो इससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है ना, ई कोलाई को या जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं अंदर उसको। ठीक है, जो स्टेयर्ड टैंक रिएक्टर होता है ये जनरली सिलेंड्रिकल होता है, एक कर्व बेस होता है ना। ऑक्सीजन और सारी चीजों की अच्छे से ये मिक्स कर देता है। ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं है। हाँ, अब अगला पॉइंट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब हमारा बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाता है, मतलब हमने डीएनए को निकाला, हमने उसको तोड़ा, हमने उसको लगाया, फिर हमने इकोलाई के अंदर डाला या हमने बायोरिएक्टर्स के अंदर डाला, इन सबसे हमने प्रोसेस कर लिया। फिर उसके बाद
उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि मार्केट में अगर हम प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होती है। उसके लिए दो मेन चीजें होती हैं, क्या? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आर मेन प्रोसेस ऑफ द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। मतलब हम बना लिए हैं, मान लेते हैं हमने एक प्रोडक्ट बनाया, वो ई कोलाई के अंदर हमने बनाया, तो ई कोलाई से उसको सेपरेट करेंगे, फिर प्योर भी करेंगे। ये दो मेन चीजें होती हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके अंदर सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालेंगे, है ना, जो भी प्रोडक्ट बनाया उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालेंगे कि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स कराएंगे, ये सब भी आता है ना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर ही आता है ये सब। लेकिन क्या है, मेन दो ही प्रोसेस है ना, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव डालना, क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग्स, अगर वो ड्रग्स है, मेडिसिन है, तो उसके केस में क्लिनिकल ट्रायल कराना, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना, क्वालिटी कितनी है ना, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे आ जाते हैं, और यहीं पे हमारा बेटा ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। यहीं पे ये चैप्टर होता है बेटा खत्म। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर्स को पढ़ेंगे, है ना। मेरा एग्जाम चल रहा था, इसलिए कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब लगातार वीडियो बनेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहो, मौज करते रहो, बाय।